नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछ जाते हैं। साथियों, इस वीडियो में हमने 2018 से 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के लिए अति इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। अभी तक हमने 25 क्वेश्चन देख चुके हैं, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर। साथियों, हमारा क्वेश्चन कहता है कि डॉट का विकास 500 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। इसमें पूछा गया कि किसका विकास 5000 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो किसका विकास हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईस्वी के आसपास हुआ था। वह मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथ ही हमारा क्वेश्चन अगला है 27 नंबर क्वेश्चन। यह कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 बीसी के आसपास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? इससे पूछा गया कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास था वो 2500 बीसी के आसपास किया गया था, उसे आज हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। इसे पूछा गया कि भारत का इतिहास है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग कब अस्तित्व में आई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ईंटों के बने भवन थे। ठीक है, उसमें ईंटों के भवन बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह किस प्रकार की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक काश युगनी सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबा और टिन को मिश्रित करते थे। इससे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जो किसको बनाने के लिए तांबा और टिन का मिश्रण करते थे? तो कांसे को बनाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूदड़ो, लोथल, बनवाली, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण स्थल थे। इसमें आजमगढ़ है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का अर्थ में मुर्दों का टीला है। इससे पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है किस भाषा में मुर्दों का टीला है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधु भाषा में, सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? इससे पूछा गया कि जो हड़प्पा के लोग थे वो किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। इससे पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। किसकी? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। कैसी? एक नगरी सभ्यता थी। इसमें पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी। यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और इसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि भावचित्रात्मक थी। कैसी थी? इसकी लिपि भावचित्रात्मक थी। हमारा अगला क्वेश्चन है। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के
पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। इससे पूछा गया कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण को शुरू किया था। यानी कि मोहनजोदड़ो का अन्वेषण कब से शुरू किया गया था? तो मोहनजोदड़ो का अन्वेषण 1980 ईस्वी से शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? इससे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर कौन सा पशु देखा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर बैल पशु देखा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? इसे पूछा गया कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जो शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा स्थल मांडा है जो शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। साथियों, मांडा यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है, जो शिल्प कलाओं के लिए संबंधित नहीं है। ये शिल्प कला के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें के नाम से जाना जाता है। इससे पूछा गया कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन्हें हम मंडल नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? इससे पूछा गया कि विद्यारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्न में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो ये किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ हैं? तो ये उपनिषद हैं। क्या हैं? यह उपनिषद कहलाते हैं। मुंडक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और विद्यारण्य ये उपनिषद कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में किस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? इससे पूछा गया कि हिंदू धर्म में किस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? तो किस देवता को माना जाता है? तो इसमें सोम देवता को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन का दाता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? इससे पूछा गया कि कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो इसमें वैश्विक है जो हिंदू धर्म की विचारधारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? इससे पूछा गया कि किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो इसमें यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद से संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो यजुर्वेद है वो किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद यज्ञ के अनुष्ठान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? इससे पूछा गया कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिती का अर्थ क्या था? इससे पूछा गया कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिती का कार्य क्या था? ठीक है, इसमें कार्य पूछा गया है कि संग्रहिती का कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य था कोषाध्यक्ष या खजांची, मतलब राजकोष को देखभाल करना संग्रहिती का मुख्य कार्य था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।